नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 11 हिंदी साहित्य विषय में अंतरा भाग एक किताब के काव्य खंड के कुछ टॉपिक जो हमने पिछले वीडियो में नहीं किए थे। आज उन टॉपिक्स के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो है उनके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है उनकी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ओनली स्टडी महफिल। संध्या के बाद सुमित्रा नंदन पंत की ये रचना है। प्रश्न नंबर 1, संध्या के समय प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, समझाइए। प्रश्न नंबर 2, बस्ती के छोटे से गांव के अवसाद को किन किन उपकरणों द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 3, सामाजिक समानता की छवि की कल्पना किस तरह अभिव्यक्त हुई है। प्रश्न नंबर 4, कर्म और गुण के समान ही सकल आय व्यय का हो वितरण। पंक्ति के माध्यम से कवि कैसे समाज की ओर संकेत कर रहा है। प्रश्न नंबर 5, निम्न पंक्तियों का आशय स्पष्ट करो। पीला जल रजत जलद से बिंबित, जल का श्रम जन में बंट जाए, प्रजा सुखी हो देश देश की, गए मिलकर भोग करें जीवन का, जन विमुक्त हो जन शोषण से। इन सब का आपको भावार्थ स्पष्ट करना है। प्रश्न नंबर 6, संध्या के बाद कविता का प्रतिपाद्य या मूल भाव स्पष्ट करो। महादेवी वर्मा। प्रश्न नंबर 1, महादेवी वर्मा की स्फटित कविता का भाव सौंदर्य या काव्य सौंदर्य स्पष्ट करो। प्रश्न नंबर 2, महादेवी वर्मा ने आंसू के लिए उजले विशेषण का प्रयोग किस संदर्भ में किया है और क्यों किया है। प्रश्न नंबर 3, सपनों को सत्य रूप में डालने के लिए कवयित्री ने किन यथार्थपूर्ण स्थितियों का सामना करने को कहा है। प्रश्न नंबर 4, जाग तुझको दूर जाना स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित एक जागरण गीत है। इस कथन के आधार पर कविता की मूल संवेदना को लिखो। प्रश्न नंबर 5, जाग तुझको दूर जाना कविता मानव को किन विपरीत स्थितियों में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर रही है। प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न है, कवयित्री किस मोहपूर्ण बंधन से मुक्त होकर मानव को जागृति का संदेश दे रही है। प्रश्न नंबर 7, कवयित्री ने स्वाधीनता के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को इंगित कर मनुष्य के भीतर किन गुणों का विस्तार करना चाहा है, स्पष्ट करो। नागार्जुन। इनकी कविता है बादलों को गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। प्रश्न नंबर 1, इस कविता में किन किन दृश्यों का चित्रण हुआ है। प्रश्न नंबर 2, प्रणय कलह से क्या तात्पर्य है। प्रश्न नंबर 3, कस्तूरी मृग के अपने पर ही चिढ़ने का क्या कारण है। प्रश्न नंबर 4, बादलों का वर्णन करते हुए कवि को कालिदास की याद क्यों आती है। प्रश्न नंबर 5, बादलों को गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है पंक्ति को बार बार दोहराए जाने से कविता में क्या सौंदर्य आया है, लिखो। प्रश्न नंबर 6, पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट करो। महामेघ को झंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा है। भावार्थ, काव्य सौंदर्य भाव सौंदर्य लगभग एक समान ही है। भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य और भावार्थ में लगभग जो लाइनें दी होती है, पंक्तियाँ होती है, उनका भाव ही लिखना होता है। घर में वापसी धूमिल। धूमिल की ये रचना है। प्रश्न नंबर 1, घर एक परिवार है, परिवार में 5 सदस्य है, किंतु कवि 5 सदस्य नहीं उन्हें 5 जोड़ी आंखें मानता है, क्यों मानता है। प्रश्न नंबर 2, भावार्थ स्पष्ट करो। पत्नी की आंखें आंखें नहीं, हाथ है जो मुझे थामे हुए हैं, वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं,
बीच की दीवार के दोनों ओर, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं। इसका आपको भावार्थ स्पष्ट करना है। प्रश्न नंबर 3, रिश्ते खुले क्यों नहीं हैं? निम्न पंक्ति के आधार पर बताइए। रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं। प्रश्न नंबर 4, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करो। माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं। पिता की आंखें लोहे साए की ठंडी सलाखें हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट यानी इन प्रश्नों में पूरा सार आ जाता है। जो भी कविता है, कवित है, सवैया, पद आदि है, उन सब का इन प्रश्नों में सार आ जाता है। इन जो 5-4 प्रश्न हैं उनमें, जैसे कबीर में एक प्रश्न मैंने बताया था कि मुसलमानों हिंदुओं की कुरीतियों का वर्णन करो, तो पहला पद इस पर ही टिका था, कुरीतियों पर, और इन प्रश्न का उत्तर यानी पूरा उस पद का स्मरण आकलन हो जाता है। सूरदास वाले में भी एक प्रश्न मैंने बताया था कि साथियों ने कृष्ण को क्या क्या तर्क दिए और लड़ाई क्यों हुई, तो उसमें जो पहला पद है उसका संपूर्ण वर्णन आ गया है, उसका संपूर्ण आकलन उसमें हो गया। उससे सभी जुड़े जो भी प्रश्न बन सकते हैं उसका भी उसमें विवरण आ गया। देव के जो सवैया कवि थे उसमें भी एक प्रश्न बताया था, सपना कवित का भावार्थ बताइए या काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो उसमें सारे क्वेश्चंस जो सपना कवित से संबंधित थे, जैसे नायिका का सपना क्यों टूट गया, नायिका जो थी उसके सपने में क्या चल रहा था, तो ये सारे क्वेश्चंस उस एक ही प्रश्न में निहित थे। आज तक मैंने जितने भी हिंदी अनिवार्य हिंदी साहित्य के क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, सभी क्वेश्चनों में इसी प्रकार सार समाहित है। उनको आप अच्छी तरह से मूल्यांकित करके पढ़ें। और काव्य खंड को लेकर मेरी जनरल सलाह ये है कि सामान्य सा कार्य आपको करना है, सप्रसंग व्याख्या आपको सीखनी है, जो कि मैंने हिंदी अनिवार्य पार्ट 2 में बता दिया था। वहाँ देख सकते हैं आप। पहले संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या और फिर 3-4 लाइन का पंक्तियों का विशेष, जिसमें यह वर्णित हो कि कौन सा अलंकार है, भाषा कैसी है, कौन सा रस है। और एक ध्यान देने योग्य बात यह भी है, जो भी आप हिंदी साहित्य हिंदी अनिवार्य में पढ़ें तो उनका मूल संदेश, मूल व्यंग्य, मूल भाव अवश्य पढ़ लें, क्योंकि वो प्रश्न परीक्षा में आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। और मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं उनमें जितने भी प्रश्न हैं वो सभी आपको, जो आपकी गाइड है, किताब है, उसमें आपको आराम से मिल जाएंगे। तो आप टेंशन ना लें। इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वह फर्स्ट कमेंट में पिन है। वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम वितान और अभिव्यक्ति अंतराल भाग 1 जो हमारी हिंदी साहित्य की किताब है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का, और जो अभिव्यक्ति माध्यम है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जिक्र करेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय हिंद। सभी को हैव ए नाइस डे।